हमारा जो सा है वर्ड क्लास वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हुआ है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, इसका हम कर चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर। और इसके अलावा जो सर ने टेस्ट इंक्लूड किया था जिसमें कंजंक्शन, इंटरजंक्शंस, आपके टाइप्स ऑफ नाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये आपके उसमें इंक्लूड थे टेस्ट में। तो टेस्ट से रिलेटेड इसका मटेरियल, इसकी टाइप्स विद जो डेफिनेशन वगैरह वो सब आपको सेंड करते थे, तो आप इसका ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं। तो वर्ड क्लास हमारा डन हो गया। अगर उसमें किसी बच्चे का क्वेश्चन है उस चीज से रिलेटेड जो हमने क्लास में नहीं किया, एज टेस्ट के सोर्स पे मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया था और आपने उसे याद किया, तो उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, आई गेस किसी बच्चे का लास्ट से रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम अपना फिर स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक नंबर 2, second topic of our functional English, which is subject verb agreement। subject और verb agreement क्या होता है? subject verb object, इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब इनका एग्रीमेंट किस टाइप से है? एग्रीमेंट का मतलब ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस टाइप का वर्ब आना चाहिए और किस टाइप का टेंस आना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब आना चाहिए। इन चीजों को जब आप एक दूसरे के साथ मॉडिफाई करते हो, एक दूसरे के अकॉर्डिंग रखते हो, तो इससे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हो। एक सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस। जिस टेंस में बोला जा रहा है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है, फ्यूचर में बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब जो सा है उसके साथ लगता है। टेंसेस का जो सा हमारा लेक्चर वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर कर लेंगे, जिसमें मैं आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगी आपके टेंसेस का, और फिर आपको कुछ एक्सरसाइज भी दे दूंगी जिससे आप सोल्व करके अपने टेंसेस को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको यही बता रही थी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपको ये कहता है कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो सा वर्ब आ रहा है वो उसके आपका वर्ब जो सा है टेंस के अकॉर्डिंग और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो इसे आप एग्रीमेंट बोलते हो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में। कुछ 12 रूल्स हैं जिसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को देखते हो। पहला रूल ये कहता है आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब जो सा आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। मतलब एक सब्जेक्ट है आपका तो वर्ब की जो सी फॉर्म आप यूज करोगे, वर्ब जिस टाइप में आप यूज करोगे वो भी आप सिंगुलर की फॉर्म में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल दी है कि सोहरा प्ले द गिटार एवरी डे। अब यहाँ पे टेंस का भी आ रहा है क्योंकि ये उसकी हैबिट को बता रहे हैं, उसकी एक डेली लाइफ की रूटीन को बता रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसके साथ हम जो सभी वर्ब यूज करते हैं तो उसमें एस या ई एस का एडिशन करते हैं। तो सोहरा प्ले नहीं आएगा, सोहरा प्लेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब आया है टेकिंग इन टू व्यू आर टेंस। टेंस को जहन में रखते हुए हमने हमारे सब्जेक्ट के साथ उसका वर्ब लगा दिया। अब सेकंड रूल आपको क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, लेकिन टेंस को आप जहन में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल दे हमारे पास मतलब वो सब लोग, तो ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाला जो सा आपका वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा, एस या एस के एडिशन के बगैर आएगा। तो दे प्ले गिटार, नॉट दे प्लेस। ठीक है, थर्ड हमारा ये जो है रूल वो ये कहता है कि जिस सब्जेक्ट जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ मिल रहे हैं तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आप एक वर्ब लगाओगे और वो एक वर्ब जो है वो आपका प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है राहुल एंड अनिका आर सिबलिंग्स। राहुल एंड अनिका इज सिबलिंग नहीं लगाओगे क्योंकि हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक अनिका और एक राहुल। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास और इनको हमने एंड के जरिए से ज्वाइन किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। इसको हम एक सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जो प्लूरल है, और हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल जाता है। अब इस जो सा है इस आर बीइंग, ये बी वर्ब्स होते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम
आगे कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बी वर्ब्स हमारे क्या होते हैं। तो इज आर एम जो है ये हमारे बी वर्ब्स आते हैं। तो ये इज हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, एम भी हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, और आर हमारा जो है वो प्लूरल वर्ब आ जाता है। तो इस ऐसे दो सब्जेक्ट्स जिसे आप एंड के साथ जोड़ देते हो, तो उनके साथ जो सा आपका लगने वाला वर्ब है वो भी प्लूरल आता है। इसके अलावा वो कहता है कि आपका जो सा कंजंक्शन है, कंजंक्शन हमने भी पीछे अपने टेस्ट में कवर किया कि ये वो स्मॉल वर्ड है जो कि दो चीजों को आपस में जोड़ता है, कंजंक्शन। ठीक है, को मतलब दो, जंक्शन मतलब जोड़ना, मतलब दो चीजों को जोड़ता है जो सा वर्ड। उसने कहा कि सिंगुलर जो कंजंक्शन है वो एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को आपस में जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो उसने कहा योर क्लास टीचर और द प्रिंसिपल सैंक्शंस योर लीव एप्लीकेशन। इसमें आपका यूज हुआ है और नोर का। अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा आपके नाउन या प्रोनाउंस आ रहे हैं और उसे आप और या नोर से जोड़ रहे हो, तो फिर आपके पास जो सा वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगा। अगर तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कंजंक्शन है। ऊपर जो हमने एंड पढ़ा है वो भी आपकी कंजंक्शन की टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो से हम कंजंक्शन पढ़े हैं वो हम दो कंजंक्शन को देख रहे हैं, एक है और दूसरी है नोर। अगर इन दो कंजंक्शंस के साथ आपके दो सब्जेक्ट्स जो से वो मिलते हैं आपस में, तो उसे आप एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं कंसीडर करोगे, उससे आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे, और उसके अकॉर्डिंग जो सा वर्ब आप यूज करोगे वो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। देखिए 4 पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर आपकी कंजंक्शन और नोर आप यूज करते हुए ये वाली कंजंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने दो सब्जेक्ट्स को, इधर वो सिंगुलर है इधर वो प्लूरल है, या फिर तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या दोनों सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, या एक सिंगुलर और एक प्लूरल होगा। अगर इस केस में इस तरह के सिनेरियोज में आप दो सब्जेक्ट्स को और या नॉर की कंजंक्शन के साथ जोड़ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो सा आपका वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आप यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करोगे। क्लियर है? अच्छा, अब जो हमारा रूल नंबर 5 है वो ये कहता है कि अगर आपके एक सेंटेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दो नाउन है, ठीक है, तो जो सा आप वर्ब यूज करोगे वो उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज करोगे जो नाउन आपका आपके वर्ब के पास है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देखो, ये जो सी आपको एग्जाम्पल गिवन है, शिवा एंड हिज फ्रेंड्स मीट एवरी वीक एट द कैफेटेरिया। अब यहाँ पे दो हमारे पास नाउन्स यूज हुए हैं, दो सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, एक है शिवा और दूसरा है हिज फ्रेंड्स। शिवा हमारे पास सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स हमारे पास प्लूरल है। एक सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है और एक प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास यूज हुआ है। तो तब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो सा हमारा वर्ब है उसके पास वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है। तो हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो है मीट, और इसके पास जो सा हमारा सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल वाला सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा नजदीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना वर्ब जो है वो प्लूरल यूज किया। ठीक है, इसी तरह अगर ये हो जाता कि अम, हम ये कह देते कि वी एंड वी एंड फातिमा मीट हर एवरी मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको चेंज करूं और मैं यहाँ पे शिवा की जगह पे प्लूरल लिख दूं वी, और यहाँ पे मैं एक जो है फातिमा लिख दूं, सिंगुलर नाउन लिख दूं, तो यहाँ पे जो सा मैं अपना वर्ब यूज करूंगी वो सिंगुलर यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने दो सब्जेक्ट्स यूज किए हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, और उसके बाद जो सा है हमारा जो सा नजदीक वाला सब्जेक्ट है वर्ब के वो क्योंकि सिंगुलर बनता है, तो तब हमारे पास जो सा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है।
हाँ जी बच्चे, अगर प्रिंसिपल्स होता, पहले तो आपके प्रिंसिपल्स के स्पेलिंग गलत है। जो सा आपने प्रिंसिपल लिखा है उसका मतलब होता है उसूल, और यहाँ पे जो सा प्रिंसिपल है उसका मतलब है एक हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी होता, वैसे तो प्रिंसिपल्स हो नहीं सकता था, लेकिन आपका मैं कंसेप्ट समझ गई हूँ कि अगर दोनों आप कहना चाह रहे हो कि प्लूरल होते हैं, एक प्लूरल और एक सिंगुलर होता, तो तब भी जो सा हमारा वर्ब है वो सिंगुलर ही आता। जब आपने और या नोर का इस्तेमाल किया ना दो सब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए, तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हमारा पॉइंट नंबर 6, जिसमें वो कहता है यूजिंग डू नॉट एंड डज नॉट सेंटेंस। जब आप अपने सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट यूज करते हो, वो आपने किस तरह से यूज करना है। अगर तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट इस्तेमाल करोगे, लेकिन एक्सेप्शन है आपके पास आई और यू की, क्योंकि आई भी सिंगुलर होता है और यू भी सिंगुलर होता है। तो लेकिन आई और यू की एक्सेप्शन के अलावा अगर आपका कोई भी जो सा है सब्जेक्ट आप सिंगुलर यूज कर रहे हो, तो उसके साथ आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस को भी आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज कर रहे हो, तो उसके साथ अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप डू नॉट का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उसने दिए हैं, शी डू नॉट ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं डज नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सा सब्जेक्ट शी है वो सिंगुलर है। इसी तरह यहाँ पे एक और आप देख लो, आई डज नॉट ईट आइसक्रीम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है आई हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ डज नॉट नहीं लगता। एक्सेप्शन हमारे पास आई और यू की आ जाती है, उसके अलावा बाकी जो है आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ डज नॉट लगेगा। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, दे डू नॉट ईट आइसक्रीम, डू नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो ये आपका जो है रूल नंबर 6 वो कवर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है हमारा पॉइंट नंबर 7, जो कहता है कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है जब आप एडिशनल फ्रेजेस में उसे यूज करते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, एडिशनल फ्रेज क्या होता है कि आपकी सेंटेंस में, बच्चा आप लोगों के नेट का शायद मसला होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अब ठीक है आवाज? ठीक है, हम अपना पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 आपको ये कहता है कि जो एडिशनल फ्रेजेस आप यूज करते हो सेंटेंस में, उन एडिशनल फ्रेजेस से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपके जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसको मद्देनजर रखते हुए ही आपने अपना वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सी उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है, दिस बुक एज वेल एज ऑल द अदर बुक्स ऑफ दिस राइटर आर बोरिंग। ठीक है, ये जो उन्होंने इनकरेक्ट सेंटेंस बताया हुआ उसमें था। अब यहाँ पे हमारा जो सब मेन सब्जेक्ट है वो है दिस बुक। ठीक है, फिर उसके बाद उसने यूज किया कोमा। कोमा जब यूज कर लो, मतलब उसके बाद ज्यादातर सेंटेंसेस में जब आप कोमा के बाद अपनी जो सी है जो भी सेंटेंस डालते हो, वो आपका एडिशनल सेंटेंस में आ जाता है। वो एडिशनल फ्रेज होता है, वो आपके मतलब मेन सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता है। वो एक एडिशनल बात करने के लिए, अपनी बात को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करने के लिए आप यूज करते हो। जैसे उसने कहा है कि ये वाली किताब और इसके साथ साथ जो सी दूसरी किताबें हैं इस राइटर की, वो सारी बोंगी हैं, बोरिंग है। तो दिस बुक एज वेल एज द अदर बुक्स ऑफ दिस राइटर्स आर बोरिंग। तो हमें एडिशनल फ्रेजेस से हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सारी बुक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन उसकी जो सी बात है वो दिस बुक की है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने कोमा लगाया हुआ है, तो कोमा के बाद जो सा आपका आने वाला सेंटेंस है वो आपका एडिशनल फ्रेज में आता है, वो आपका सेंटेंस का हिस्सा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो सा हमारा मेन सब्जेक्ट है वो दिस बुक है, और दिस बुक हमारे पास सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 में क्या कहता है कि आपके पास जो से वर्ड्स हैं जैसे ईच, एवरी, नो या नो वन या वन, ये वाले जो से आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, जो से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन सब्जेक्ट के साथ भी आर लगाते हैं। आपने बहुत सी कन्वर्सेशन में सुना होगा और आपको ये चीजें देखने में मिली होंगी। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें ईच, एवरी, जिसमें एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, ये वाले जो से वर्ड्स हैं आपके पास, ये जब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनके साथ लगने वाला आपका जो सा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू गिव अ लाइव प्रेजेंटेशन, ना के आर गोइंग। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे जब आपके पास ईच, एवरी और नो के साथ कोई सब्जेक्ट आए। ठीक है, इसी तरह नीदर जो सा है आपके पास, नीदर वन ऑफ यू आर अलाउड, नहीं, नीदर वन ऑफ यू इज अलाउड, क्योंकि आप इनमें से एक बंदे की बात कर रहे हो। सिंगुलर ही हमेशा यूज होगा इनके साथ आने वाला जो आपका वर्ब है। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 9 ये कहते हैं कि जो आपके पास मैस नाउन्स है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ फॉलो होते हैं। इसमें मैस नाउन से मुराद ये है आपका जो कि आपके पास यूज होने वाले कलेक्टिव नाउन्स कह लो, या फिर जिस तरह ये इन्होंने बताया सिविक्स, मैथमेटिक्स, डॉलर्स, मीजल्स, ये हमेशा जो है ये एज अ प्लूरल आते हैं, लेकिन ये यूज एज अ प्लूरल नहीं होते हैं। हमें देखने में लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल होते नहीं है। ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स हमें देखने में लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये मैथ नाउन या कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाला जो सा आपका वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। इसी तरह डॉलर्स, डॉलर नहीं होता है, डॉलर्स ही हम कहते हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन है, या इसे आप इस तरह से कह लो कि इसे बोला ही डॉलर्स जाता है, ऐसे सा बोला जाता है। सिंगुलर हो बेशक प्लूरल हो, तो डॉलर्स ही होता है, तो उसके साथ लेकिन इस्तेमाल होने वाला जो सा आपका वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, इसी तरह सिविक्स है, इसके अलावा शीप है आपके पास, और क्राउड है। क्राउड आर नहीं आएगा, क्राउड इज आएगा, हालांकि ये कलेक्टिव की सेंस में आता है, ढेर सारे लोगों को आप बयान करो, लेकिन क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 10 आ जाता है, जो कहता है कि जो आपके पास प्लूरल टेंटम्स हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। टेंटम जो है आप ऐसे प्लूरल टेंटम ऐसे हम नाउन्स को कहते हैं जो कि हम हमेशा प्लूरल्स में यूज करते हैं, जिनके साथ हमें हमें हमेशा एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्राउजर्स हैं, सोक्स हैं, ठीक है, सीजर्स हैं, पेंट्स हैं, जीन्स हैं। जीन नहीं आता है, जीन्स आता है। टाइट नहीं आता, टाइट्स आता है। ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है। इसी तरह स्टॉकिंग नहीं होता, स्टॉकिंग्स होता है। या आप सॉक्स को भी स्टॉकिंग बोलते हो, तो कुछ लोग अगर उन्होंने कहना हो कि एक स्टॉकिंग, तो वो उसको स्टॉकिंग बोल देते हैं, हालांकि एक है तो वो भी स्टॉकिंग्स की सेंस में था। ये सॉर्ट ऑफ लाइक कलेक्टिव नाउन की तरह, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन होते नहीं है। इनके साथ जस्ट एस का इजाफा होता है, इधर आप इसे सिंगुलर यूज कर रहे हो या प्लूरल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इनके साथ आने वाला जो सा वर्ब है वो प्लूरल होता है, चाहे आप सिंगुलर की सेंस में यूज कर रहे हो या चाहे आप प्लूरल की सेंस में यूज कर रहे हो। अब देखने में देखा जाए तो इनके साथ एस लगा हुआ है, तो देखने वाले को लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन आप इसे सिंगुलर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो और प्लूरल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। इसके साथ आने वाला जो सा वर्ब है वो हमेशा प्लूरल आएगा आपके पास। तो ये कुछ आपके जो से रूल्स है ना, इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, तो ये एमसीक्यूज में आएंगे आपको मोस्ट ऑफ टाइम, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी। यही छोटी छोटी सी ये जो इन्होंने वर्ब है उसको चेंज किया होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने फिर अपना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होगी या करेक्ट टाइप ऑफ वर्ब यूज करनी होगी, तो फिर उससे आपका जो सा है एमसीक्यू ठीक होगा। तो ये अगर आपके सारे रूल्स जहन में हो, इसको आपको फिंगर टिप्स पे ये रूल्स होने चाहिए कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। फिर हमारे पास 11th आ गया है, जिसमें है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, कि कलेक्टिव नाउन जिस तरह कमेटी, फैमिली, ग्रुप, उसके साथ लगने वाला जो सा हमारा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे अभी हमने ऊपर मैथ नाउन और कलेक्टिव नाउन तकरीबन एक जैसी चीज है। बस मैथ नाउन में होता क्या है कि हमारे जो से
नाउन है उनके साथ एस लगा होता है, कोलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ड होता है जिसका मीनिंग प्लूरल्स में आ रहा होता है, तो इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ड भी आपका यूज होता है। और फिर हमारा जो लास्ट जो हमारे पास हमारा लास्ट रूल है वो है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा मिलता जुलता है। तो अगर तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाला आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जिसका अब ये एग्जांपल देखो, नेहा अकम्पनीड बाय हर सिस्टर आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे। अब ये वाली जो सी लाइन है ना, इसमें हमारे दो रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। एक रूल, इसमें एडिशनल फ्रेज डला हुआ है, कैसे में पता चला, इस कॉमा से पता चला। ठीक है। और दूसरा हमारा जो सा मेन सब्जेक्ट है वो ये है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके बाद एडिशनल फ्रेज से हमने कंफ्यूज नहीं होना, एडिशनल फ्रेज को हमने छोड़ देना है और अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए हमने अपना वर्ब यूज करना है। तो हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट नेहा है और नेहा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। तो ये हमने जो भी पीछे किया उसी के अकॉर्डिंग एक रूल बना हुआ है, जिसमें उसने जो एग्जांपल दिया उसमें उसने दो रूल्स को इकट्ठा मिला के आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आर नहीं इज आएगा। नेहा इज, नेहा accompanied by her sister is going to perform today। ठीक है। क्योंकि accompanied by her sister हमें लगेगा कि उसकी सिस्टर की भी बात हो रही है, तो दो बन रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट, तो प्लूरल आना चाहिए। लेकिन उसकी सिस्टर देखो आपने ये जो सा है ये उसने कोमा में लिखा हुआ है, कोमा में लिखा मतलब ये एडिशनल फ्रेज है, यह हमारे सेंटेंस का ओरिजिनल सेंटेंस का पार्ट नहीं है। तो ओरिजिनल सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो हम इसे अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या कहते हैं कि जब आप नीदर और ईदर का इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ यूज होने वाला आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। जब आपका एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सब्जेक्ट है और उसमें से एक प्लूरल है, तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब जो है वो पॉजिटिव सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अभी कंपाउंड सेंटेंसेस वगैरह जब हम ये कवर करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको तब समझ आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर आप निगलेक्ट भी कर दो भी तो कोई मसला नहीं है। एनीवन, एवरीवन, समवन, ये भी हमने देखे हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। और इसके अलावा वर्ड्स जो कि आपको पोर्शन के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जिस तरह परसेंटेज, फ्रैक्शन, नन, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ कुछ भी नहीं, इनके साथ आने वाला आपका वर्ब जो है वो भी हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। और हु, दैट और विच वगैरह के साथ जब आप यूज करोगे तो उसके तो ये जो से हैं आपका सिंगुलर वर्ब भी कैरी कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी कैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नाउन, कि किस नाउन के अकॉर्डिंग ये आए हैं तो उस नाउन के अकॉर्डिंग जो सा है आप इनका सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कैरी करोगे। और जो फ्रेजेस जिसमें एज वेल एज और अलोंग विद है ये आपके मॉडिफायर्स हैं, और ये मॉडिफायर्स जो से हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये वाले जो से मॉडिफायर्स हैं ये जो है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन आपके ये सब्जेक्ट के साथ काउंट नहीं होते हैं। ये आप समझ लो कि आपके सेंटेंस में एडिशनल फ्रेज के तौर पे काम करते हैं। तो इनको देखते हुए आपने अपना वर्ब जो है वो चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओके, अलीहा एज वेल एज हर सिस्टर, तो एज वेल एज आ गया तो मतलब ये उसको उसके साथ मिला रहा है। ठीक है। उसने सब्जेक्ट को जो सा है कंपाउंड कर दिया, लेकिन क्योंकि हमने इसको उसके साथ मिलाना नहीं, ये एडिशनल फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम अपना वर्ब जो है वो अपने मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसी तरह जो मॉडिफायर्स आपके सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में यूज हो रहे हैं वो भी आपके वर्ब को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे मीजल्स के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि ये आपका मैथ नाउन में आता है। कुछ मैथ नाउन और ये जो आपके प्लूरल टेंट्रम्स और कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स मैं आपको भेज दूंगी एक चार्ट में, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा आपके पास एग्जांपल्स होंगे ना, तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स आप याद कर दोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
जी बच्चे, स्पोर्ट्स के साथ भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। जी ये जो सा है आप जो है एमसीक्यूज के तौर पे रेडी करोगे, क्योंकि मैथ्स वर्ब एग्रीमेंट जो सा है एससीक्यू में आना थोड़ा सा मुश्किल है। अ, मेरे मुताबिक तो ये आप इसमें से आपके एमसीक्यूज ही आएंगे, एमसीक्यूज में बनकर आएगा ये, कि आपको कुछ ऑप्शंस दी हुई होंगी और उन ऑप्शंस में डिफरेंट जो से वर्ब हैं वो आपके चेंज किए होंगे या पोजीशंस चेंज किए होंगे, और आपको करेक्ट सेंटेंस जो है वो आप चूज करें, जिस तरह आपने ये 12th स्टैंडर्ड में भी अपने, क्यों सेकेंड ईयर में भी हमारा जो सा है ये रूल्स का एक पोर्शन था, तो ये उसी में से है। बेटा प्लूरल टेंट्रम का मतलब होता है ऐसे नाउन जो कि प्लूरल के तौर पे लिखे जाते हैं, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों टर्म्स में यूज होते हैं, उसे आप प्लूरल टेंट्रम बोलते हो। जिस तरह ट्राउजर्स है, तो ट्राउजर्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हम उन्हें ट्राउजर्स ही। अगर एक ट्राउजर है वो भी ट्राउजर्स ही आएगा, अगर दो ट्राउजर्स है तो वो भी ट्राउजर्स ही आएगा। तो उसे आप सिंगल ट्राउजर्स लिखो या प्लूरल ट्राउजर लिखो, उसके साथ आने वाला जो सा वर्ड है वो हमेशा प्लूरल होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें से? ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सा टॉपिक है वो है सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस का जो सा स्ट्रक्चर है, ये तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता ही होगा कि सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप पे आता है, किस तरह का होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स की जो सी टर्मिनोलॉजीज वगैरह है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट में यूज करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट में इंशाल्लाह हम करेंगे उसको कवर। अभी के लिए जो सा है हम देखेंगे कि हमारा जो सा सेंटेंस है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सेंटेंस हमें पता है क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आप कुछ वर्ड्स को आपस में मिला देते हो, जिससे आपका एक आइडिया जो सा है, जो चीज आप इजीली बताना चाह रहे हो वो आपकी फॉरवर्ड हो जाती है थॉट्स के साथ, आपके आइडियाज के साथ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, उसे आप सेंटेंस बोलते हो। ठीक है, बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिटेल में हम जैसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो अभी के लिए हम इसकी टाइप्स देखेंगे, किस किस टाइप्स के आपके पास सेंटेंसेस आते हैं। ये 5 टाइप्स के मेजर आपके पास सेंटेंसेस होते हैं: असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलते हो जो कि एक स्टेटमेंट जो सा है या एक बात जो सी है वो बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल डेली। और इसके अलावा जो सा है, आई मेट हिम यस्टरडे। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो कि आपने बताया है, तो ये असर्टिव में आएंगे। बाकी जो सी अगर तो कोई भी सेंटेंस किसी टाइप में ना ना आ रहा हो, उसमें कोई आप बाकी सेंटेंसेस की टाइप से रिलेटेड कोई ऐसी चीज ना देखो कि ये इस टाइप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर उस बाकी जो उनसे सेंटेंसेस होंगे वो आपके असर्टिव होंगे। अगर वो किसी दूसरी स्पेसिफिक टाइप में बैठ रहे होंगे तो आप उनको उसमें डिक्लेयर कर दोगे। तो ये भी मैं बाद में इसका पॉइंट आपको डिस्कस करती हूँ, लेकिन ऐसा सेंटेंस जो कि क्लियर आपको स्टेटमेंट दे रहा हो उसे आप असर्टिव, या सिंपली सेंटेंसेस को आप असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हो। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपके पास आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी चीज का ऐलान कर रहे हो, किसी चीज के बारे में मुद्दा बयान कर रहे हो, उस सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहोगे। जैसे मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, ठीक है, मैं ये काम छोड़ रही हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने ये चीज आगे पहुंचा दिया, आई कन्वेड माई मैसेज, आई कन्वेड द मैसेज ऑफ डायरेक्टर, आई डिलीवर्ड माई लेक्चर। तो मैं एक चीज डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं ऐलान कर रही हूँ कि मैंने ये काम अपनी तरफ से कर दिया है, या मैं इस काम को इस हद तक पहुंचा दिया, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे आई क्विट, मैं काम छोड़ती हूँ, आई एम गिविंग रिजाइन, मैं रिजाइन दे रही हूँ, मैंने अपना इरादा कर लिया, आई हैव मेड माई डिसीजन। तो इस तरह के जो से सेंटेंसेस हैं आपके पास, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो इसके पास आपके पास आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल जवाब पूछना। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप कोई
ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उन सेंटेंसेस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हो। और इस तरह के जो सेंटेंसेस है ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, डू यू यूज योर लैपटॉप, हाउ आर यू, व्हेन यू विल गो योर होम। तो ऐसे जो से सेंटेंस जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंपरेशन से निकला। ये इंपेरेटिव, इंपरेशन का मतलब होता है ऑर्डर देना, ठीक है। अब वो ऑर्डर जो सा है इंपेरेटिव में जो सा है तीन तरह की चीजें आ जाती हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस कर रहे हो, या फिर तो आप किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज का हुक्म दे रहे हो, या किसी चीज के बारे में आप किसी को नसीहत कर रहे हो, तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। अब इन्होंने इनकी टाइप के अकॉर्डिंग या इसके सिनेरियोस के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल दिया। ओपन द डोर, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। डोंट टच इट, ये भी आपका ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी, ये आपकी रिक्वेस्ट है। और यू शुड नॉट यूज योर फोन, ये आपकी एडवाइस है। यू शुड स्टडी, ये भी आपकी एडवाइस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस का आपको फैक्टर मिल रहा है वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शो कर रहे हो, जिसमें आपके एहसास, आपकी मेंटालिटी, आपके इमोशंस वगैरह, जिसमें आपका खुशी का, गम का, और किसी को की तारीफ करने का, गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का, ये वाले जो से एक्सप्रेशंस आप दिखा रहे होते हो ना जब किसी सेंटेंस की फॉर्म में, तो उन सेंटेंसेस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हो। और इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं या स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क की आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दी मैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। आप सरप्राइज शो करो, एप्रिसिएशन करो, तारीफ करो कि कितना प्यारा फ्लावर है, तो ये एक्सक्लेमेशन, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाएगा। हाउ नाइसली शी इज सिंगिंग, एप्रिसिएशन कर रहे हो। दिस दैट इज फैंटास्टिक, एप्रिसिएशन कर रहे हो। हुर्रा वी वॉन द मैच, आप अपना खुशी का इजहार करे। ओ आई फॉरगॉट माय पर्स, गम का इजहार करे। मे गॉड ब्लेस यू, किसी के लिए दुआ कर रहे हो। तो इस तरह के जो से सेंटेंसेस हैं या आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इन सेंटेंसेस के अलावा आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ये भी आपकी एक टाइप होती है, ये बेशक आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप नोट का इस्तेमाल करते हो वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आई डोंट वांट टू ईट दिस, मैं ये नहीं खाना चाहती, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिडंट डू माय वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने कुछ जो सी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें है एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटरी और नेगेटिव। ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड करवाई है ये भी आप ऐड कर लो। तो अगर तो आप कोई सेंटेंस देख रहे हो जो इन पांच में से नहीं है, डिक्लेरेटिव भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, इंपेरेटिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर वो असर्टिव होगा, ठीक है। ये जो मैं आपको स्टार्ट में, असर्टिव के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इन पांचों सेंटेंसेस में से कुछ नहीं है, कि डिक्लेरेटिव भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, इंपेरेटिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी है, तो वो फिर आपके असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब कि जो सिंपल आपके सेंटेंसेस होते हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं मुझसे। नहीं बच्चे, असर्टिव और इम्पेरेटिव सेम नहीं होते हैं। इम्पेरेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या फिर तो आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, या फिर एडवाइस कर रहे हो, या फिर आप जो सा है कोई कमांड कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हो। और असर्टिव में आपको वो कही थी कि सिंपल सेंटेंसेस जो ना तो डिक्लेरेटिव है, जो ना तो एक्सक्लेमेटरी है, जो ना नेगेटिव है, ना इंटेरोगेटिव है, ना इम्पेरेटिव है। तो अगर तो कोई सेंटेंस इन पांचों में से कुछ नहीं है तो वो असर्टिव है।
हाँ जी बच्चे, वो भी सेंटेंस की टाइप्स है, तो वो जब हम अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे उसके बाद आएगा वो, क्योंकि जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसके लिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर का लेक्चर हुआ हुआ ना जरूरी है, तो इसलिए जो सिंपल टाइप्स है सेंटेंसेस की वो मैंने आपको आज करवाई है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फिर हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, कल जो से हमारे लेक्चर होंगे वो दो होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का भी कल हम लेक्चर लेंगे 40 मिनट्स का, फिर उसके बाद 20 to 30 मिनट्स का हमारा जो सा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर होगा इंशाल्लाह कल। तो फिर कल जब हमारा 40 मिनट्स का लेक्चर एंड होगा तो फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगी, या फिर आप दोबारा लिंक ज्वाइन कीजिएगा, और फिर हम आइडियोलॉजी का जो सा है वो भी स्टार्ट करेंगे साथ ही, ठीक है। ओके बच्चे, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज।